नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों देहरादून एंड उसके आसपास में जो एरियाज है वहां पर जो लोग रहते हैं उनको बेटर एयर ट्रैवल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से देहरादून एयरपोर्ट पर एक न्यू टर्मिनल को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है एंड साथ साथ में इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो देहरादून एयरपोर्ट है वहाँ पर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा था एंड वहीं जो देहरादून एयरपोर्ट है वो उसकी कैपेसिटी से बाहर काम कर रहा था एंड दोस्तों इसी को देखते हुए यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसको अब कंप्लीट करके इनॉग्रेट कर दिया गया है। और वहीं बात करें इस न्यू टर्मिनल के डिटेल्स के बारे में, तो जो न्यू टर्मिनल है ये अराउंड 28,729 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, जिसको बनाने के लिए 325 करोड़ स्पेंड किए गए हैं। और वहीं अब ये ऑपरेशनल हो चुका है, तो आने वाले समय में ये पीक आवर्स में 1200 पैसेंजर्स को इजीली हैंडल कर पाएगा, जिसके चलते दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पहले इस एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी थी वो पीक आवर्स में 150 पैसेंजर्स की थी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज की एसेट क्रिएटिंग एजेंसी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारा जो पटना रेलवे स्टेशन है उसके कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल रीडेवलपमेंट के लिए जो RLDA है उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पर जो वैकेंट लैंड पार्सल है उसको लीज पर देने वाले हैं एंड इसी के चलते उन्होंने इसके लिए बिड्स भी इन्वाइट कर दी हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो RLDA है मोस्टली हमारी रेलवेज की जो वैकेंट लैंड होती है उनको डिवेलप करने पर काम करती है एंड इस ट्रिक को कंटिन्यू करते हुए जो RLDA है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो पटना रेलवे स्टेशन के पास में जो पटना लोको कॉलोनी है वहां पर जो वैकेंट लैंड है उसको लीज पर देके रीडेवलप करेंगे। और वहीं दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो जो लैंड पार्सल है ये अराउंड 7,361 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है, जिसको डेवलप करने के लिए 60 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे एंड दोस्तों 60 करोड़ में से 12.4 करोड़ रुपीज़ इसके मेंटेनेंस के लिए होंगे एंड वहीं जो 47 करोड़ रुपीज़ हैं वो लैंड के लिए रिजर्व रखे गए हैं। एंड लास्टली बिड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो कमर्शियल डेवलपमेंट होगा उसको अगले 99 ईयर्स तक लीज पर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी कि DIPAM जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया है जो कि हमारी गवर्नमेंट की एयरलाइन है उसके लिए सक्सेसफुल बिडर सामने निकल कर आया है एंड जल्दी ही टाटा ग्रुप के द्वारा इस एयरलाइन को एक्वायर कर लिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों जो एयर इंडिया है ये एक्चुअली एक टाटा ग्रुप ओन्ड कंपनी हुआ करती थी या फिर एयरलाइन हुआ करती थी जब इसका फॉर्मेशन किया गया था, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के बाद में ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी बन गई थी एंड उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों जो एयरलाइन थी इसको काफ़ी लंबे समय से काफ़ी ह्यूज डेट्स देखने को मिल रहे थे एंड साथ साथ में इसकी जो फंक्शनिंग थी वो भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही थी एंड दोस्तों इसी को देखते हुए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में इसको प्राइवेट करने का प्लान सामने रखा गया एंड नाउ दोस्तों 3-4 साल के लंबे प्रोसेस के बाद में जो टाटा ग्रुप है वो इस एयरलाइन को दोबारा से रीएक्वायर करने वाला है। और वहीं थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करें तो टाटा ग्रुप है उनके द्वारा इसके लिए 18,000 करोड़ रुपीज़ की बिल लगाई गई है, जिसमें से टाटा ग्रुप के द्वारा इसके 15,300 करोड़ के डेट को टेक ओवर किया जाएगा एंड वहीं जो रिमेनिंग 2,700 करोड़ रुपीज़ हैं वो टाटा ग्रुप के द्वारा हमारी गवर्नमेंट को कैश में पे किए जाएंगे। और वैसे में दोस्तों को बता दूं जो टाटा है उनके द्वारा ये काफ़ी बड़ी बिल लगाई गई है, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस एयरलाइन के लिए 12,900 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व प्राइस रखा गया था, जबकि टाटा के द्वारा 18,000 करोड़ रुपीज़ की बिल लगाई गई थी। और इसमें दोस्तों जो टाटा ग्रुप है उन्होंने जो स्पाइस जेट के प्रमोटर है उनको पीछे छोड़कर ये बिड जीती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट GSW ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों इस ग्रुप के द्वारा उनके जो लार्ज स्केल विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनकी सब्सिडरी कंपनी GSW एनर्जी द्वारा हैंडल किए जाते हैं उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालने के लिए इन्होंने GE रेन्यूएबल एनर्जी जो कि फ्रांस बेस्ड रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उनके साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके चलते आने वाले समय में ये जो GE रेन्यूएबल एनर्जी है ये GSW एनर्जी को उनके ऑन शोर विंटर बंस प्रोवाइड करवाने वाली है, जिनकी कैपेसिटी 810 मेगावाट की होने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों जो GSW एनर्जी है उनका टारगेट है कि वो 2030 तक टोटल 20 गीगावाट तक की पावर जनरेशन रखेंगे, जिसमें 85% रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर होगा। दोस्तों उनके इसी प्लान के लिए करंटली उनके द्वारा तमिलनाडु स्टेट में 2.5 गीगावाट का एक लार्ज स्केल विंड पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है, जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड दोस्तों इस 2.5 गीगावाट में से 2.2 गीगावाट विंड एनर्जी होगी और वहीं जो रिमेनिंग है वो सोलर पावर प्लांट के जरिए जनरेट की जाएगी एंड इसके चलते आने वाले समय में जो GSW एनर्जी ग्रुप है उनके द्वारा 2.1 मिलियन हाउस होल्ड्स को पावर प्रोवाइड करवाई जा सकेगी एंड इसी को फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालने के लिए इनके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वेस्ट बंगाल स्टेट के अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि WBIDC के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि उनकी स्टेट में जो प्रपोज्ड या फिर जो अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि हल्दिया से दुर्गापुर के बीच में डेवलप किया जाएगा, उसमें आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर 43,000 करोड़ रुपीज की मेजर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाली है। सो बिल्कुल दोस्तों वेस्ट बंगाल स्टेट के फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लान किया गया था। एंड ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को फैसिलिटेट करने वाला है, जो कि दोस्तों दानकुनी में एंड होगा। एंड दोस्तों थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो जो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, करंटली उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी लैंड रिजर्व रखी गई है। एंड यहाँ पर अराउंड 12 से 13 मिलियन स्क्वायर फीट में जो वेयर हाउसिंग है उसको डेवलप किया जाएगा, जिसको स्पेसिफिकली दानकुनी जहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड होगा वहाँ पर डेवलप किया जाएगा। एंड उसी के साथ साथ में यहाँ पर डाटा सेंटर्स एंड इथोनॉल प्लांट्स पर भी काम किया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में 2483 एकर्स के एरिया में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को भी सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के स्पेसिफिकली उत्तराखंड स्टेट के जो हिली एरियाज है वहां पर एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री सिविल एविएशन डिसाइड किया कि वो वहां पर कई सारे न्यू हेली रूट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इसी के चलते इनिशियली हमारी यूनियन मिनिस्ट्री सिविल एविएशन की तरफ से वहां पर 18 रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो एक हिली एरिया है एंड वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक एरिया में एयरपोर्ट को सेटअप किए जाए, क्योंकि दोस्तों वहां के जो क्लाइमेट कंडीशन एंड टेरेन एरियाज है वो इसको अनफिजिबल बना देती हैं। और रिसेंटली मैंने आपको अभी बताई है कि देहरादून में एक न्यू टर्मिनल को इनॉग्रेट कर दिया गया है। एंड नाउ जो उत्तराखंड के हिली एरियाज हैं वहां पर भी ये एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 18 न्यू हेली रूट्स को स्टार्ट किया जाएगा, जिसके लिए 13 हेलीपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। और वही दोस्तों बात करें प्लेसेस की तो इसके अंतर्गत देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, पंतनगर इस तरह के एरियाज को कवर किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है कर्नाटक गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक स्टेट का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो उनकी स्टेट में एक स्पेशल टाइप का टूरिस्ट सर्किट और टूरिस्ट पैकेट को डेवलप करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली मैसूरू सिटी के लिए होगा। एंड ये जो टूरिस्ट सर्किट होगा इसको पेरिस एंड रोम में जो टूरिस्ट सर्किट होते हैं उनकी तरह डेवलप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों कर्नाटक के CM के द्वारा रिसेंटली मैसूरू दशहरा, जो कि कर्नाटक स्टेट का एक स्पेशल फेस्टिवल माना जाता है, उसको इनॉग्रेट किया गया था। एंड उसी समय उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। और वैसे में आपको बता दूं कि जो मैसूरू का दशहरा जो कि स्पेशल फेस्टिवल है इसको हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट देखने को आते हैं, जिसके चलते जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। एंड दोस्तों इसी को वर्ल्ड क्लास एंड इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए ये न्यू प्लान फॉर्म किया गया है, जिसके अंतर्गत जो मैसूरू दशहरा फेस्टिवल है उसको टूरिज्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर प्रमोट एंड मार्केटिंग की जाएगी। एंड साथ साथ में यहाँ पर टूरिस्ट सेंटरिंग इवेंट्स, टूरिस्ट पैकेजेस, टूरिस्ट सर्किट्स इस तरह की चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली पेरिस एंड रोम जैसे सिटीज़ की तरह होने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कर्नाटक गवर्नमेंट का ये जो प्लान है ये कब तक हमें धरती पर दिखाई देता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओकिनावा ऑटोटेक को लेकर, जहां पर दोस्तों टू व्हीलर EV मैन्युफैक्चर के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत उनके जो सभी के सभी EV प्रोडक्ट्स हैं उनको फुली लोकलाइज मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एंड वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको 100% लोकलाइज कर देंगे। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो करंटली इंडियन EV इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेजी से ग्रो हो रही है, लेकिन अभी भी इस EV इंडस्ट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्री है काफ़ी तेजी से ग्रो हो रही है और जैसे जैसे हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके हाथ में फंड्स आते चले जा रहे हैं, वो भी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लोकलाइज करते चले जा रहे हैं। एंड अभी ये सेम थिंग हमें ओकिनावा ऑटोटेक के साथ में देखने को मिल रही है, जहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो उनका 100% लोकलाइजेशन करेंगे। दोस्तों इसके लिए उनके द्वारा राजस्थान के भिवाड़ी में 200 से 250 करोड़ का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जा रहा है। एंड एक बार उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऑपरेशन हो जाने के बाद में जो कंपनी है ये उनके इस 100% लोकलाइजेशन के प्लान पर काम स्टार्ट कर देगी। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि करंटली जो कंपनी है ये 90% से ज़्यादा लोकलाइज हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।